तो हेलो मेरे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नीट 2024 बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका दाम भी है। मतलब ये है कि ये चैप्टर काफ़ी अच्छा दाम करता है नीट में। तो सबसे पहले अगर हम इसके नाम पर फोकस करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जीन से है। और जहाँ पर भी जीन है, इनहेरिटेंस है, वहाँ पर डीएनए और आरएनए आएगा। क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए को। तो एनसीईआरटी में साफ भाषा में लिखा हुआ है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक बार कि डीएनए आखिर बना किस तरीके से है। तो अब हम करने वाले हैं कि डीएनए आखिर बना किस तरीके से है। तो जो हमारे पास में डीएनए है, वो डीएनए मिलकर बना है तीन चीज़ों से। वो तीन चीज़ें हैं हमारे पास में, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनस बेस। अब ये इन तीनों चीज़ों से कैसे मिलकर बना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, तो जो डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि राइबोज के अंदर कौन सा पेंटोज शुगर होता है, तो वहां पर हम लिखेंगे राइबोज शुगर। राइबोज शुगर यानी हम इधर से डीऑक्सी हटा देंगे। साफ साफ देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शुगर होगी वो भी होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। लेकिन अगर आरएनए हो यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें राइबोज शुगर। एकदम सिंपल है। तो जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा। बस फ़र्क इतना सा है कि अगर डीऑक्सीराइबो शुगर है तो उसमें ये जो फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन है, इसमें नीचे वाली साइड हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ऊपर वाली साइड भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा। लेकिन अगर वही बात आ जाए राइबोज शुगर की, तो ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है इसे एक OH एल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में भी एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें बस इतना सा लिखा हुआ है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के अंदर जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4-। बस इतना सा लिखा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोजीनस बेस के बारे में। तो जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास में प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। तो जो प्यूरिन होता है वो दो टाइप का होता है, यानी एडेनिन और गुआनिन। और जो पायरिमिडीन होता है वो होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब इस पायरिमिडीन में जो मेन डिफरेंस आता है डीएनए और आरएनए में, वो पायरिमिडीन का डिफरेंस आता है। यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो तीनों में ये तीनों तो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम रहते हैं। फर्क किसका आता है, थाइमिन और यूरासिल का। तो जो डीएनए होता है उसके अंदर तो थाइमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस का यही काम है। इसके बाद में एनसीईआरटी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि नाइट्रोजन बेस और शुगर जो होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ भाषा में। तो अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के डायग्राम की। तो एनसीईआरटी का डायग्राम एकदम साफ है। जैसे ये हमारे पास में है फॉस्फेट जुड़ा हुआ है हमारे पेंटोज शुगर से, और पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजिनस बेस। जैसे कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है एडेनिन, यहाँ पर जुड़ा हुआ है थाइमिन, यहाँ पर जुड़ा हुआ है गुआनिन, यहाँ पे जुड़ा है साइटोसिन। और इसके अंदर ये ध्यान रखना कि यूरासिल नहीं है, ठीक है ना। आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होगा। अभी जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर एक होती है 5' to 3' और एक होती है 3' to 5'। तो अब ये 5' और 3' क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम पेंटोज शुगर के ऊपर ही आए ना वापस, तो पेंटोज शुगर के अंदर क्या होता है, अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें यानी 1 2 3 4 और 5, तो ये जो HOCH2 वाला कार्बन है ये 5th कार्बन है। तो जब फॉस्फेट ग्रुप इस 5th वाले कार्बन से अटैच होगा तो ये 5' होगा। लेकिन अगर वहीं पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस जगह पर अटैच होगा, इस OH की जगह पर अटैच होगा, तब वो हो जाएगा 3'। ठीक है।
तो ये होती है डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड। और अगर ऐसी ही एक और स्ट्रैंड, एक और सिमिलर स्ट्रैंड इसके सामने आ जाए तो वो इसी के साथ में एक और बॉन्ड बना लेती है, उसी को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में इतना कुछ नहीं है, हमें पढ़ना बस इतना सा है कि हमारे पास में ये देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है 5' to 3', तो इसके साथ जुड़ा हुआ है 3' to 5', यानी कि देखो एडेनिन जो है ना उसके साथ में हमेशा थाइमिन जुड़ेगा, लेकिन जब आरएनए होगा तब उसमें थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ेगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन है, इनके अंदर, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इनके बीच में बॉन्ड जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़े हुए हैं आपस में, एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं किसी हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो उसके बारे में हम बात करें तो जो एडेनिन और थाइमिन है उसके अंदर हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और जो साइटोसिन और गुआनिन है उसके अंदर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा। इससे आगे इस स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है चारगाफ रूल। तो चारगाफ अंकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1950 में एक ऑब्जर्वेशन की जिसमें उन्होंने डीएनए के सारे कंटेंट के बारे में बताया, और इन्हीं को चारगाफ रूल कहते हैं। तो चारगाफ रूल में बेसिकली कुछ ही नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो प्योरीन और पायरिमिडीन है, जो प्योरीन और पायरिमिडीन है वो इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी कि जितना एडेनिन और गुआनिन साथ में होंगे उतने ही थाइमिन और साइटोसिन होंगे। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+D/T+C=1। तो बेसिकली इन्होंने साफ बात में यही कहा कि A+T और G+C यानी प्योरीन और पायरिमिडीन का जो रेशो होगा वो स्पीशीज़ के वो मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के लिए वेरिएबल होगा, जैसे ह्यूमन के लिए अलग होगा, बैक्टीरिया के लिए अलग होगा, वायरस के लिए अलग होगा, लेकिन किसी एक स्पीशीज़ के लिए वो एक सिमिलर ही रहेगा। और जितना एडेनिन और गुआनिन यानी जितना प्योरीन है उतना ही पायरिमिडीन होगा, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक साफ बात लिखी हुई है कि जो ह्यूमन डीएनए की लेंथ है, वो 2.2 मीटर है, और जो एसर्सिया कोलाई जो कोलाई होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो 1.36 नैनोमीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।